Assalamualaikum. Thank you so much for watching our YouTube channel and taking out your precious time. जी दोस्तों, नया ज़माना सॉरी मियाँ बीवी चैनल में एक दफ़ा आपको नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद। जी आप बताएं, कोई इस दफ़ा कोई ख़ास बात है? हाँ जी, ख़ास बात यह है कि एक रीमॉडलिंग होना चाह रही है। एक जो कराची में नाले हैं उनकी सफाई के हिसाब से कल कोई तस्वीरी खबर भी चल रही थी कि कराची में जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई का काम पाक फौज को सौंपा गया है। मेरा सवाल है, पाक फौज का काम क्या गंदे नालों की सफाई, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, पाक फौज पहले दिन से ही गंदे नालों की सफाई कर रही है। नहीं, आप मुझे नहीं, सही बताएं। उसमें देखें। हाँ। उसमें हुआ ये था कि शायद आपको याद नहीं हुआ रहा कि 3-4 महीने पहले कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिशें हुई थी और वहाँ पे पानी बहुत खड़ा हो गया था, सैलाबी सूरत हाल थी और कई दिन तक पानी खड़ा रहा था। जो माहिरीन ने जब देखा कि इसकी क्या वजह है तो पता ये चला कि जो नाले हैं जो बारिशी पानी के निकास के लिए होते हैं, वहाँ पे एक तो नाजायज़ तजावज़ात बन गई हुई हैं, लोगों ने मकान बना लिए हुए हैं। अच्छा। और फिर इन नालों में गंदगी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी वो निकल नहीं सकता, बाहर गिर नहीं सकता। नकासी आपका मसला है। और पानी भी गंदा ही आ रहा होगा। नहीं, वो बारिश का पानी है, वो ज़ाहिर है समुंदर में जाके गिरना होता है, तो उसकी सफाई के लिए ना वो बड़ा शोर मचा था। और वैसे भी हमारी वफाकी हुकूमत को दुख है बहुत ज़्यादा सिंध हुकूमत के ऊपर, तो इसलिए वो गुस्सा निकालने का एक मीडिया में भी मौका आ जाता है। मीडिया भी हमारा जो है वो सारा फौज के ज़ेरे असर है, तो फिर इस तरह की कोई बात हो तो मीडिया भी शुरू हो जाता है। जी, मेरा सवाल फिर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि NDMA जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो सरबराह हैं, वो भी एक जर्नैल हैं। अच्छा। वो फ़ौरन पहुँच गए कराची में। तो हमें समझ ना आई कि ये जर्नैल साहब अब कराची में क्या करने गए हैं, हालांकि ये उनको बुरा भला कहते रहे हैं। पता ये चला कि सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, कोई लोन ले रही है। दे रही हैं। अच्छा। हाँ, वो उस वक़्त सिर्फ अभी मुआहदा एक हुआ था, तो फौज वालों को पता चला कि जी उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो फ़ौरन उनकी राल टपकी, क्योंकि और हमारे आर्मी के पास तो कोई काम कोई नहीं है, तो कहीं से पैसे आए तो फिर भागे भागे उसी तरह जाते हैं। तो सिंध हुकूमत ने उन्हें बताया कि भाई अभी पैसे कोई नहीं मिले हमें, जैसे ही पैसे मिलेंगे फिर आपको बताएंगे क्या हमने करना है। तो जिसके ऊपर फिर NDMA के चेयरमैन ने एक तारीफ़ी किस्म की प्रेस में गुफ्तगू भी की। अच्छा। और फिर आगे अब हुआ ये है कि कल परसों आपने तस्वीरें देखी होंगी कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा। वो तस्वीर अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, ये भी आप देखिएगा। तो उसमें एक ख़ास चीज़ है तस्वीर में कि एक तरफ सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं जो कि सारे के सारे पब्लिक यानी कि पब्लिक नुमाइंदे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत में सिर्फ एक ही वो असद उमर है वज़ीर, और बाकी सारे उनके साथ जर्नैल बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं कराची में वो जो 2 गंदे नाले हैं कि गुजर नाला है कि महमूदाबाद वाला नाला है, उसकी सफाई के लिए। असल में बात ये है कि मैंने पहले जैसे कि अभी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वो उन्हें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। बड़ा मसला है। अच्छा, मसला है। अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया है सिंध हुकूमत को दिया है कराची की तरक्की के लिए, रिहेबिलिटेशन जो भी निकासी आब के लिए। अच्छा, अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इन सारे वो आर्मी हासिल करना चाहती है, ये चीज़ है। जब आपकी बात वो ये है कि FWO एक फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी की, और वो ठेके लेना चाहते हैं। अच्छा, जब वो ठेका लेंगे तो फिर आप उनसे कोई बाज़ पोस भी नहीं कर सकते। क्या उनका काम मेयारी भी है कि इतना स्टैंडर्ड के मुताबिक भी वो करते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले भी कराची में उन्होंने कोई 1-2 ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं तो वो नाकस निकले हैं, टूट गए हैं, इसलिए आप उनसे आप कोई बाज़ पोस भी नहीं कर सकते। तो सारी गेम अब ये है कि वो कहते हैं ना कि जी अब वैसे सोशल मीडिया में तो उनका बड़ा मजाक उड़ रहा है कि जी अब ये गंदे नालों की सफाई पे आ गए हैं। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जी वो
पहले ये सऊदीया में किराए के फौजी रहे हैं, यूएई के लिए किराए के फौजी रहते हैं, फिर इन्हें अफगानिस्तान की जंग का ठेका मिल गया था, फिर ये कुछ दहशत गर्दी के नाम पे पैसे लेते रहे हैं। अब कहीं से इनको पैसे मिल नहीं रहे, तो अब रह दे के एक वही एक उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है। सिंध हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो प्रोजेक्ट लिया है और अब ये उस प्रोजेक्ट को हथियाने के चक्कर में हैं और वो गए हैं। ज़ाहिर है शायद ठेका ले भी लें, अब सिंध हुकूमत कोई आर्मी के साथ फड्डा भी नहीं डालना चाहती, वैसे भी वो मुख्तलिफ मौके पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल ये है, एक ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया, बड़ा डिटेल में बताया, उम्मीद है लोगों को भी समझ आ रहा होगा। और अगर आप लोग, हम बिल्कुल बायस्ड नहीं है कि हमें पाक फौज का होना या ना होना उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जिसका काम उसी को साझे वाली बात होती है। पाक फौज का ये काम नहीं है, ये काम है गवर्नमेंट का। यहीं से एक सवाल उठता है कि ये क्या ट्रस्ट डेफिसिट की बात आती है कि उनको ट्रस्ट नहीं है कि ये पैसा मिलेगा तो उस पर लगेगा भी कि नहीं? नहीं, असल में फौज देखें, फौजी जो अदारा काम करता है ना, आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते। नहीं, वो ना आप उनको इस काम में वो क्यों जंप वो इसलिए जंप किया कि उनको पैसे की वजह से ना, उनको पैसे करने दिया उनको, ये हुकूमत ने क्यों नहीं, वो हुकूमत नहीं ना करने दे सकती। अच्छा। करना चाहती, मगर उनके पास जबरदस्ती वो आते हैं, उनके पास बंदूक है, उनके पास बंदूक है, ताकत है, और वो ज़बरदस्ती वो लेना चाहते हैं। अच्छा। अगर वो गवर्नमेंट नहीं करेगी उनके साथ तो फिर वो वहाँ पे कत्ल गारत शुरू हो जाएगी कराची में। ठीक है। कराची में किसी भी हुकूमत को नाकाम करने के लिए हमारे रियासती अदारों के पास इतने तरीके हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आज पीपल्स पार्टी वो फ़ौज के सामने खड़ी हो जाए, सिंध हुकूमत, तो सिंध उधर देखें इतनी कत्ल गारत शुरू हो जाएगी। वहाँ पे MQM पठानों के दरमियान और लोगों के दरमियान कत्ल गारत शुरू हो जाएगी। MQM का भी वहाँ पर है। ओहो, ये आर्मी इस्तेमाल करती है। अच्छा। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन्हें इस्तेमाल करती हैं। वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती हैं, वो कहती हैं देखें जी ये इतनी कत्ल गारत हो रही है और ये गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर रही, ये नाकाम हो चुकी है, इसका कोई जवाब नहीं है, प्रेस और मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ना, अब गवर्नमेंट भी मजबूर है, वो इतनी ताकतवर तो है नहीं है कि वो रेंज, अब वहाँ पे अब रेंजर्स बैठी है। अब रेंजर्स जो है वो खबरें ये हैं कि वो वहाँ पे जो फिशरीज वाले हैं, यानी झींगे पकड़ने हैं तो वो पकड़ रहे हैं, रेंजर वाले पकड़ रहे हैं। जो फिशरीज वाले हैं उनको पैसे मिलते कोई नहीं है। सारा जो कारोबार है या जो कुछ है, या रेंजर्स पानी के टैंकर भी बेचती है वहाँ पे, फिशरीज का काम भी अब उन्होंने संभाल लिया है, शादी हाल भी वो चला रहे हैं तकरीबन हर अब उनके पास काम। असल में प्रॉब्लम ही यही है कि फौज का साइज, हम पहले भी कह चुके हैं कि इतना बड़ा हो चुका है, उनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि मुल्की वसाइल उनको अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अब इधर उधर हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं। केस ये जो काम, कभी वो जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, कभी वो जगह टैक्स लेते हैं, तो अब यही काम रह गया है। तो अब मजबूरी है, हुकूमत की भी मजबूरी है, अब क्या करें जी। मेरा सवाल ये कि अगर ये काम उन्होंने ना किया, मींस कि रीमॉडलिंग करना, उसके ऊपर कुछ आबादियां भी बनी हुई हैं जो बहुत गरीब लोग रहते हैं, उसका ये कोई आसान काम नहीं है। इन केस ये लोग नहीं करते और वो फंड भी इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या वर्ल्ड बैंक इनको पूछेगा कि वो पैसा क्यों नहीं अभी तक? हाँ, नहीं, वर्ल्ड बैंक चेक तो करता है, पूछेगा तो सही। तो और हो सकता पाकिस्तान में किसी ने पूछा नहीं कि वो पैसा दिया था वो कहाँ गया? ये सवाल नहीं, वो देखें, मसला ये है कि जब बैंक पैसा देता है ना तो फिर वो कुछ शराइत भी लगाता है। वो शराइत उन्होंने लगाई होंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा। वो बहरहाल ये कुछ पैसा लगा लेते हैं, कुछ पैसा खा लेते हैं। अब इसी तरह कराची में जो पैसे लगने हैं, इसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे तो लगता है अगर तो ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के पास ठेका जाता है या फौजियों के पास ठेका जाता है, लगने हैं या एक कोई नहीं लगाएंगे सही, मगर वो कितना मियारी काम करते हैं, कितने अरसे के लिए करते हैं, वक्ती तौर पे चलता है। देखते हैं अवाम भी अपने कान और आंखें खुली रखें कि क्या काम हो रहा है। वो 2 साल के लिए चलता है, 1 साल के लिए चलता है, कितना चलता है। बहरहाल जो कुछ भी अगर फौज कर रही है तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर
नहीं है। हाँ, और अगर कराची वालों अगर खबर मीन्स आपको लग रहा है कि काम इस पे नहीं हो रहा तो थोड़ी आवाज रेस करें। जरूरी नहीं होता कि अगर आपको कोई इदारा पसंद है तो आप उसके खिलाफ आवाज ही ना रेस करें। इदारों का काम है काम करके दिखाना। लोग तो आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत आवाज उठ रही है। उनको कुछ कहना बुरी बात है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। लोग समझते हैं उनको आप क्यों कुछ कहते हैं, ना हो तो हम असल में मसला ये है कि उनका जो काम है वो करें, ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, वो काम अपना करें, वो सिविलियन कामों में क्यों मुदाखलत करते हैं। वो करेंगे उस दिन उनकी तारीफ भी करेंगे। अब मसला फिर वही है ना कि अब वक्त के जरूरत अब इस चीज की है कि उनका साइज कम हो। अब वो अपना साइज नहीं कम करते हैं, बल्कि कम करने की बजाय साइज बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है यहाँ से, आप पीपल्स पार्टी में भी हूँ लेकिन इतने नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं सिंध में कराची में ये काम किया नालों का? नहीं, जो वो कर रही है ना, देखे ना आप कर रही है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है कि सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने 18वीं तरमीम के बाद, देखें पहली तो बात यह है कि आसफ अली जरदारी को सारे बहुत बुरा भला कहते हैं, मगर उसने अपने दौर में एक बहुत बुनियादी काम का किया था, और वो किया था 18वीं तरमीम का। 18वीं तरमीम के तहत जो थे ना, सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया था। सूबों को खुद मुख्तार बनाने का मतलब ये है कि अपने जो सूबों के जो वसाइल हैं, बजाय मरकज़ को जाने के, सूबे अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, और जो मरकज़ टैक्स लेता है उसमें से मरकज़ को पैसे वापस सूबों को देने चाहिए। ठीक है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि सिंध हुकूमत मेरा ख्याल है वाहिद हुकूमत है जो अपने वसाइल लगा रही है, जबकि बाकी तीनों जो सूबे हैं उन्होंने अपने वसाइल मरकज़ को सरेंडर कर दिए हैं और वो फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने वसाइल उनको देती नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 18वीं तरमीम के तहत पंजाब को 500 अरब रुपया मरकज़ ने देना है, वो पंजाब मांगता क्यों नहीं है? अब ये देखें ना, ये एक बहुत बड़ी बात है, मगर मजाल है कि किसी पंजाबी हुक्मरान ने कोई ऐसी बात की हो, या पंजाब के किसी कौम परस्त लीडर ने बात की हो। नवाज शरीफ भी वो क्या कहते हैं, खामोश हैं, और शहबाज शरीफ तो वैसे ही बूट चाटने के माहिर हैं, वो तो बिल्कुल ही इस पे बात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को निकाल दिया बूट चाटने वाले मुहावरे? नहीं, नवाज शरीफ भी हैं मगर वो इतने ज्यादा नहीं है। वक्त है नहीं, जब उनका दिल करेगा उन बेचारों का विजन ही कोई नहीं है। आप देखें ना, 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो नवाज शरीफ का कोई विजन नहीं था कि इसका क्या फायदे होंगे। अब भी नहीं है उसका विजन, अभी भी वो सिर्फ एक अभी वो एक मखसूस जर्नैल है उसके खिलाफ लगे हुए हैं, वरना तो वो और उनका अभी इस काबिल नहीं है कि वो एक हवाले से याद आया इसहाक डार का जो इंटरव्यू हार्ड टॉक में हुआ है, मैं सुन रही थी, मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी और मुझे बड़ा हो रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों का इस तरह सख्त क्यों नहीं इंटरव्यू किए जाते। अपने पसंद के सहाफ़ी बिठा के वो मियाँ मिठू की तरह अपनी तारीफें करवा लेते हैं। इस तरह के हार्ड टॉक जैसे सीनियर सहाफ़ी क्यों नहीं है पाकिस्तान में? और अगर है तो नहीं, देखे मेरी बात सुने भाई, देखे ना, पाकिस्तान में तो सहाफ़ी हैं जो उनसे सवाल कर सकते हैं, और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की क़यादत ही वाहिद लोग हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो है या जरदारी है, जिन्हें लोग सख्त से सख्त सवाल करते हैं और वो उनका जवाब देते हैं। बाकी मियाँ बरादरान में ऐसी कोई आदत नहीं है, बल्कि मियाँ बरादरान से जब कोई सख्त सवाल करे ना, पर्ची भी नहीं तो वो नहीं, पर्ची का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो जवाब देना नहीं चाहते, उन्हें जवाब आते नहीं हैं, वो बोंगियाँ मारते हैं। बल्कि कई दफ़ा इंटरव्यू भी जब वो सहाफ़ी करते हैं तो पहले उनसे पूछे, कहते हैं कि हमें सवालों की लिस्ट फराहम करें। और नहीं, इसहाक डार का इंटरव्यू ठीक था, मुझे तो लगा था कि सियानी बिल्ली नहीं, वो देखिए जिस तरह के वो सवाल कर रहा था, इसहाक डार ने जवाब ठीक दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल, उन्हें नहीं ठीक तो दिए हैं, मगर झूठ भी है। नहीं, झूठ यार, झूठ सच का तो फैसला बाद में करेंगे ना। वो इंटरव्यू मेरे ख्याल में ठीक था। उसके घर वाले भी उसके खिलाफ हो जाएंगे कि उसने अपने बेटे की कुछ जायदाद का भी लंदन में जिक्र किया, जो भी है। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है पिछले 17 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, और वो ये लोग जायदादें डिफरेंट लोगों के नाम लगा देते हैं। ये सारे लोग इस तरह करते हैं, ये कोई इतनी बात नहीं है। इससे पहले कि मैं एक चीज़ भूल जाऊँ, अभी मुझे याद है आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया है कि पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाई, जो भी है, तो फिर बलोचिस्तान में ऐसा 18वीं तरमीम का इतलाक क्यों नहीं होता? देखिए ना, बलोचिस्तान में भी होता है, पंजाब में भी होता है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। बलोचिस्तान में तो परेशान इसलिए है
कि वहाँ पे फौज ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जो भी हुकूमत बनती है वो फौज के ज़ेर असर बनती है, सूबाई हुकूमत, और उसमें ज़रा बराबर इतनी कोई जरूरत नहीं है कि वो उनसे इख्तलाफ करे। वहाँ तो फौज ने कब्जा किया हुआ है बेसिकली। वहाँ पे जो अब बलोचियों को क्यों अगवा किया जाता है, बलोच नौजवानों को, या बलोच जो लोग हैं, वकील हैं, दानिश्वर हैं, जो भी नौजवान हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, या फिर उनकी मसकशुदा लाशें मिलती हैं। और असल मसला ये है, अपोजिशन अगर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, अपोजिशन अपने तौर पे अपनी आवाज़ बुलंद करती है। पीपल्स पार्टी जो है वो एक उसने पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान में, तो वो एक हद तक वो करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, मगर खामोशी से वो अपना काम जारी रखते हैं। अब मसलन जैसे 18वीं तरमीम है, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये किसी वक्त भी अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है या कुछ उसको फ्री हैंड मिलता है तो वो ये काम करेगा, क्योंकि उसके पास प्रोविजन है। अब ये है कि बात फिर वही आ जाती है कि वहाँ पे रियासी इदारों ने इतने ज़्यादा अपने शिकंजा या पंजे गाड़े हुए हैं कि वहाँ पे जो भी नौजवान ज़रा सी अपने हक की बात करने की कोशिश करते हैं उसे अगवा कर लेते हैं। अच्छा। अब उनके लवाकिन बैठे हैं बाहर कैंप लगा के, कई सालों से बैठे हैं, कुछ अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम करे और सबको उनको मतलब कि अच्छा करने की कोशिश करने की हदायत है। एक सवाल मुझे भूल जाएगा, अभी टाइम भी शॉर्ट होता है हमारे पास, कि आपने भी एक पोस्ट लगाई है और उसके ऊपर मुझे भी था थोड़ा सा ये कि मैं शुरू से ही कहती थी, फिर आप मुझे कहते हैं साजिशी थ्योरी पे आप वो यकीन करती है। ये कोरोना वायरस खास शख्सियतों को ही मार रहा है, इससे क्या मकसद है और किनको बचना चाहिए? नहीं, असल में नहीं, वो मैंने तो देखे ना जी, मैंने तो एक देखे जो सोशल मीडिया पे है ना, बंदा कभी बोंगियां भी तो मार लेता है। मुझे ये बोंगी नहीं लगी ना, मुझे ये एक्जेक्टली वही सोच लगी जो मैं सोच रही थी। देखे उसमें हम भी बोंगियां मार सकते हैं। अब उसके जवाब में लोग भी बोंगियां मारते हैं। जैसे खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ तो मैंने कहा मुझे लगता है कि ये कोरोना डाला, इनको कोरोना करवाया गया। असल में आज कोरोना एक दफा फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में कोरोना भी इस्तेमाल हो रहा है किसी को मारने के लिए। अच्छा, अब वो सबसे पहले तो कोरोना से डेथ हुई सेठ वकार अहमद की, जो चीफ जो जस्टिस थे शावर हाई कोर्ट के, क्योंकि वो आर्मी के ख़िलाफ़ थे। आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी कुछ 2-3 फैसले भी दिए थे और ज़ाहिर आर्मी नाराज़ भी थी, और अचानक उन्हें कोरोना हुआ, डेथ हो गई, तो लोगों ने कहा कि ये साजिश हो रही है। मुझे तो फिर खादिम हुसैन रिजवी को भी कोरोना हो गया, मैंने कहा भी था ये। अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक और जज हैं लाहौर के, वो मुझे नाम नहीं याद आ, हाँ कोई इस तरह के थे, वो उन्होंने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था। है वो नवाज शरीफ के भर्ती किए हुए थे, चहेते जज थे, तो उनको भी कोरोना हुआ है। काजी ईसा, अच्छा नहीं, काजी ईसा भी अब गवर्नमेंट के खिलाफ है। मैंने तो वैसे ही मजाकन कह दिया था कि जी मजाक नहीं, इसमें रियलिटी कि काजी फैज ईसा को भी चूँकि गवर्नमेंट के अब सख्त खिलाफ हैं, तो इसलिए उन्हें एहतियात करनी चाहिए कहीं उन्हें भी कोरोना ना हो जाए। तो अब क्या किया जा सकता है? अब तो ये डर ही लगना शुरू हो गया कि ये चुपकी बीमारी किसी को भी लगा दें, किसी के खिलाफ है, आपसे कहें कि वो इसी नहीं, उनके पास बस कोरोना से मुतासरा बंदा उनके पास भेज देंगे, उनसे जफा मार के आ जाएगा तो बस। वैसे पाकिस्तान इतनी टैलेंटेड हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना ऐसी इजादात पे भी अपना ऐसा कब्जा करते हैं कि कानो कान अमेरिका को भी खबर नहीं होती कि ये इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से कर लेंगे। अब ये सारी साजिशी थ्योरी है ना, पता नहीं है भी ऐसे ही कि नहीं है, हम तो अपने अंदाजे लगा रहे हैं। जहाँ से धुआं उठता है वहाँ कुछ ना कुछ सच्चाई भी तो होती है। चलें देख लें, हो सकता है कुछ ना कुछ हो रहा हो। ठीक है, बहरहाल लें जी, आज मेरा ख्याल है आज वैसे तो अभी टॉपिक बहुत सारे काफी ज्यादा हो गया आज, इतनी फिर आप लोग बोर ना हो जाए, ये भी ख्याल रखना पड़ता है। लें जी, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, और खुश रहें, शाद रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, जीने दें और जिए और जीने दें।